कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम सरू होता है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन से कोयला चोरी कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपना गुजर करने के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को दुकान पर सेल करने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबियां खानी है। उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबियां जरूर खिलाऊंगा। दरअसल उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। सरू कहता है कि हम एक दिन इस दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे और उस कोयले के बदले इन्हें थोड़ा सा दूध दिया जाता है। ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस जाते हैं जहाँ पर सरू और गुड्डू की एक छोटी सी बहन भी है। ये तीनों अपने माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने बच्चों से पूछती है ये दूध तुम कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो उस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है और सरू उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, इस काम पर बोरियां उठानी पड़ती है, इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। और सरू अपने सर पर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ वो साइकिल उठाने की भी कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं भी काम कर सकता हूँ। सरू की इस बात पर जिद होने के बाद उसका बड़ा भाई उसे ले जाता है। ये दोनों के दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुँचते हैं। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के गोदी में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है बट सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे बेंच पर लेटा देता है और उसे कहता है कि मैं कल सुबह काम खत्म करके वापस लौट आऊंगा, तुम यहीं पर ही रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है जब तुम लौटोगे तो जलेबियां भी लेकर आना। फिर वो कहता है कि ठीक है। सरू उसे कहता है कि 2000 जलेबियां। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी ज्यादा गहरी हो जाती है तो स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बचा होता है, वो होता है सरू। वो वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन पर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर डर जाता है। वो ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने बड़े भाई को आवाज भी देता है, साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश भी करता है पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं। इसीलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर निकल नहीं पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा अब इस ट्रेन में फंस चुका है। अब कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, जहां सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। और वो स्टेशन पर उतरता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात भी समझ में नहीं आती। वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो एक बार फिर से इस रात के अंधेरे में बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है और उसे बहुत भूख भी लगी होती है। अगली सुबह सरू ट्रेन के ट्रैक्स पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है, उसका नाम नूर होता है। सरू से वो पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। कहता है कि गणेशतल है। असल में ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा सा गाँव है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है और उसे खाना खिलाकर नहाती है और उसे कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है और वो नूर को धीरे से कहता है तुमने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें ऐसे एक लड़के की तलाश थी। सरू को उन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो मौका देखकर उस घर से भाग जाता है। वो अपने कई दिन हावड़ा बीच के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपने मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी अम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपने मम्मी से बहुत प्यार करता है। वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को उसी तरह से यहाँ पर 2 महीने गुजर जाते हैं। एक सुबह जब बारिश हो रही होती है, वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो कहता है कि इस लड़के को बंगाली बोली नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ से हो, इसने बताया कि गणेश तले से। असल में इस जगह के बारे में ना लड़के को ना ही पुलिस वाले को पता होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गाँव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरे मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल सरू अभी इतना छोटा है कि उसे अपनी मम्मी का नाम भी नहीं पता होता। उसे बस यही पता होता है कि मम्मी को अम्मी कहा जाता है। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर सरू के घर का, उसके गाँव का, उसके फैमिली का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। इसीलिए पुलिस उसे एक ऑर्फनेज में भेज देती है। सरू 3 महीने वहाँ पर गुजारता है। 3 महीने के बाद सरू के पास एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीनों
से हम तुम्हारी अम्मी को और तुम्हारी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। उन्होंने न्यूज़पेपर पर इश्तिहार भी दिए हैं, उस पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने घर ले आती है, जहाँ पर कुछ और भी बच्चे होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के वर्ड सिखाती है। अब इसके बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ, जिन्होंने सरू को एडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सरू को ये अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी में रहने वाला सरू जब उस घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। साथ ही वो बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि ये कंट्री, यहाँ की हवा पूरी तरह से सरू के लिए सब नए हैं। सरू की मोम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को एडॉप्ट किया है, सरू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी लैंग्वेज और इनका लाइफ स्टाइल सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो उन सबके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, वो उसकी जिंदगी में किसी तरह की भी कमी नहीं होने देते। एक साल बाद ये एक और बच्चे को एडॉप्ट करते हैं जो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ उसे कंट्रोल करने की और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिस्टर सू रो रही होती है। सरू उसके पास जाता है और उसके आंसू पोंछता है और उसके गले लग जाता है, यानी कि उसने पूरी तरह से उसे अपनी मम्मी मान लिया है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 20 साल गुजर जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सू, उनको सरू पर प्राउड होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर जॉन और मिसेस सू ने एडॉप्ट किया था, सरू के बाद एडॉप्ट किया था, पर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है और सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है, साथ ही वो ये भी बताता है वो इंडिया में कलकत्ता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सबके सब हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। वहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसीलिए यहाँ खाने में बहुत सारा इंडियन फूड भी होता है। सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है, उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू को जलेबी खाने के लिए कहा था। जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोस्तों को बताता है वो कलकत्ता से नहीं है, किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो ट्रेन में बैठ गया था, जब ट्रेन रुकी तो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है वो ट्रेन में कितने दिनों तक था। वो कहता है कि 2-3 दिन तक। लड़की उसके गाँव का नाम पूछती है, वो कहता है कि गणेश तले। लेकिन सरू को अभी ये भी नहीं पता वो अपने गाँव का नाम सही से बता पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे हिंदी सही बोलनी नहीं आती। वो अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कलकत्ता की हावड़ा ब्रिज, जहाँ पर तुम बचपन में पहुंचे थे, और हम वहाँ से टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास उसकी रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर उसे एक लड़की गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ के साथ तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। लेकिन सरू अब इस बारे में और ज्यादा बात करने में मना कर देता है। इसके बाद ये पार्टी से निकल जाते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तब अपने पेरेंट्स की, अपने घर की और गाँव की बहुत याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मोम, भाई, बहन कितने परेशान हुए होंगे। इसीलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए, साथ ही साथ स्टेशन के जरिए अपने घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, और उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 3 साल गुजर जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता अब और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। असल में ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने फैमिली के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की इमेज दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उससे कह रहा है तुम्हें घर चले जाना चाहिए। सरू अपने फैमिली की यादों में, उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि वो धीरे धीरे लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। अब लूसी और सरू अलग हो जाते हैं।